40 तक पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 कहता है कुछ दशा में सहायता। कुछ दशा में सहायता। आर्टिकल 41 कह रहा है कि कुछ दशा में सहायता, कुछ ऐसी परिस्थिति रहेगी जिसमें सहायता देगा। जैसे वृद्धा पेंशन सरकार देती है ना, वृद्धा पेंशन। जैसे दिव्यांग को सहायता, दिव्यांग। जैसे सरकार क्या कर रही है, वृद्धा पेंशन लागू करती है और क्या करती है, दिव्यांग को सहायता देती है। जैसे व्हील चेयर देती है उसको कि नहीं, तो इसी आर्टिकल के अंतर्गत काम करती है। आर्टिकल 41 के अंतर्गत कार्य कर रही है। आर्टिकल 42, अरे बाद में लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 कहता है मनोचित दशा में सहायता। मनोचित दशा में सहायता। आर्टिकल 42 क्या कह रहा है, मनोचित दशा में सहायता। इसके अंतर्गत जैसे देती है क्या, प्रसूति को सहायता। कोई स्त्री मां बनने वाली होती है, उस परिस्थिति में सरकार कुछ पैसे देती है। डिलीवरी के समय नहीं देती है, होता है तो वह जो सहायता देती है वह आर्टिकल 42 के अंतर्गत देती है, मनोचित दशा में सहायता। आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 कहता है न्याय संगत वेतन। आर्टिकल 39 में पढ़े थे, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन मिलेगा। अगर कोई महिला पुरुष है तो अगर एक ही काम कर रहा है तो उसे सामान्य वेतन दिया जाएगा। और आर्टिकल 43 कहता है न्याय संगत वेतन होना चाहिए। किसी का वेतन इतना होना चाहिए जिससे वह अपना जीवन क्या करे, अच्छे से चला सके। निर्वाह योग्य वेतन। इसलिए देखना, कोई भी तुम सरकारी नौकरी कर रहे हो तो उसमें इतना सैलरी तुमको दिया जाएगा, चाहे कोई कर्मचारी का नौकरी हो या किसी कोई भी छोटा पोस्ट हो तो उसमें भी इतना वेतन। होमगार्ड में देता है 35,000। हाँ, होमगार्ड का भी जॉब रहता है तो उसमें भी क्या दिया जाता है। हाँ, तो इसी के अंतर्गत उसमें कार्य किया जाता है। इतना वेतन मतलब तुमको मिलेगा कि जीवन निर्वाह क्या हो, अच्छे से चल सके। बाकी उसके ऊपर जो जितने अधिकारी हैं सबको उसके पहले था महीने 5,000, अब हो गया प्रतिदिन 721 रुपया के। आप ड्यूटी कीजिए 721, तो बढ़ रहा है ना। तो निर्वाह योग्य वेतन दिया जाएगा। एक ये इसको न्याय संगत वेतन कहते हैं। जितना मतलब बढ़ेगा, जैसे महंगाई बढ़ेगा उस अनुसार से उसका वेतन भी क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, ताकि उसका जीवन अच्छे से चल सके। इतना कम वेतन नहीं होगा कि वो अपना जीवन सही से नहीं काट पाए। तो इसी के अंतर्गत दिया जाता है। आर्टिकल 43 का को आर्टिकल 43 का को कहता है उद्योग प्रबंधकों एवं कामगारों के बीच सामंजस्य। सरकार क्या करेगी, उद्योग जो प्राइवेट कंपनी जो चला रहे हैं, प्राइवेट उद्योग जो चलाते हैं और उसके अंतर्गत जो काम करते हैं, उनके बीच में सरकार क्या करेगी, सामंजस्य स्थापित करेगी, जिससे दोनों में क्या हो, टकराव ना हो। एक उचित अच्छा प्रबंधक, एक अच्छा कंपनी चालक जो रहेगा वो अपने कामगारों को क्या रखेगा, खुश रखेगा।
तो इसके लिए सरकार बीच में हस्तक्षेप कभी कभी करेगी। इसके लिए अच्छे अच्छे सरकार क्या लाएगी, नियम लाएगी। जैसे नियम होता है ना कि किसी का को कार्य करना हो तो 8 घंटे काम करना है, एक सैलरी मिलना चाहिए 12,000 14,000 सैलरी। कंपनी में वैसे मिलता है सर, हाँ। 8 घंटा का ड्यूटी मिलता तो है, 4 घंटा एक्स्ट्रा। ये काम तो सरकार के लिए था, न्याय संगत वेतन कौन दे रही थी, सरकार दे रही थी। लेकिन यह उद्योग प्रबंधकों के बीच और कामगारों के बीच सरकार भी सामंजस्य क्या स्थापित करेगी, जिससे कामगार क्या रहे, खुश रहें, और कामगार और उद्योग प्रबंधक दोनों खुश रहेंगे, तो इससे क्या होगी, देश की तरक्की होगी। आर्टिकल 43 का खो यह सहकारिता की बात करता है। कोऑपरेटिव, COPERATIV, कोऑपरेटिव सहकारिता की बात करता है। इसका उदाहरण है अमूल्य दूध। अमूल्य दूध, अमूल्य दूध कंपनी, अमूल्य दूध का टैग भी है, अमूल्य दूध पीता है इंडिया। तो अमूल दूध कंपनी जो है यह सहकारिता का उदाहरण है। सहकारिता में होता है कि लोग आते हैं और एक समूह बनाते हैं, और समूह बनाकर एक कंपनी बनाते हैं जिसमें सरकार भी सहयोग करेगी। यह आर्टिकल 43 के ख में लिखा हुआ है। तो अमूल दूध एक सहकार कंपनी है। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 यह यूसीसी की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता, इसके अंतर्गत कहा गया है कि कोई व्यक्ति विवाह, तलाक या वसीयतनामा के लिए, ये ऐसे चीजों के लिए एक समान कानून होगा। इसके अंतर्गत जो कानून आएगा वह एक समान होगा। सबसे पहले लागू या गया से, लेकिन बिल पास होने, गोवा से, गया नहीं सॉरी, सबसे पहले यह गोवा में लागू था, लेकिन बिल पास होने के बाद लागू उत्तराखंड में हुआ। तो पहला राज्य जो बिल पास होने के बाद लागू किया, बिल पास के बाद, बिल पास से लागू किया वह उत्तराखंड था, फर्स्ट राज्य, फर्स्ट राज्य। और अभी वर्तमान में गुजरात में इसको लागू कर दिया गया है, गुजरात में। तो गुजरात इसका दूसरा राज्य हुआ जो बिल पास के बाद लागू किया गया है। तो आर्टिकल 43 के ख में सहकारिता है, कोऑपरेटिव समिति, कोऑपरेटिव कमेटी की बात की है, जिसका उदाहरण अमूल्य दूध हो जाएगा। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य नागरिक संहिता की बात आर्टिकल 44 करता है, जिसमें विवाह, तलाक, वसीयत इत्यादि के बारे में कहता है कि यह सबके लिए एक समान होगा। पहले से जो लागू है वो गोवा में है, बिल पास होने के बाद लागू उत्तराखंड में हुआ, और अभी दूसरा राज्य लागू करने वाला गुजरात है। तो इसको याद रखेंगे। आर्टिकल 44 में यहाँ सेम है, तो समानता की, समान नागरिक संहिता की बात करता है। एक जैसा 4 और 4 एक जैसा दिख रहा है, तो यहाँ समान है, समान नागरिक संहिता की बात करता है। आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को और 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, फ्री शिक्षा, और 0 से 6 वर्ष के बच्चों को फ्री स्वास्थ्य,
इस आर्टिकल 45 में कहा गया है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को सरकार फ्री शिक्षा उपलब्ध कराएगी और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार फ्री शिक्षा उपलब्ध कराएगी और 0 से 6 वर्ष के बच्चों को सरकार फ्री स्वास्थ्य उपलब्ध आर्टिकल 45 के अंतर्गत कराएगी। आर्टिकल 46 में कहा गया है एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान जो सरकार देगी वह आर्टिकल 46 के अंतर्गत देगी। तो आर्टिकल 46 एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान करना रहेगा सरकार को, तो वह आर्टिकल 46 के अंतर्गत करती है। आर्टिकल 47 पोषाहार की बात करता है, साथ ही यह कहता है मद्यपान और नशीली दवा पर प्रतिबंध। आर्टिकल 47 कहता है कि सरकार सबको पोषाहार उपलब्ध कराएगी और मद्यपान, शराब जैसी चीजों और नशीली दवा ड्रग्स पे जो है वह प्रतिबंध लगाना रहेगा सरकार को, तो आर्टिकल 47 के अंतर्गत लगाएगी। आर्टिकल 48 पशु एवं कृषि को बढ़ावा। पशुपालन लिखा है। पशुपालन एवं कृषि को बढ़ावा और पशु हत्या पर दुधारू पशु, क्या लिखेंगे? दुधारू पशु की हत्या पर रोक। तो आर्टिकल 48 कहता है पशुपालन एवं कृषि को बढ़ावा। सरकार को यदि पशुपालन एवं कृषि को बढ़ावा देना है तो आर्टिकल 48 के अंतर्गत देती है। और दुधारू पशु जैसे गाय, तो दुधारू पशु की हत्या पर रोक सरकार अगर रोक लगाएगी तो आर्टिकल 48 के अंतर्गत लगा सकती है सरकार। तो आर्टिकल 45 हो गया, 46 हो गया, 47 में पोषाहार, मद्यपान और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध, शराबबंदी जो बिहार में किया गया है वो आर्टिकल 47 के अंतर्गत ही किया गया क्योंकि मद्यपान शराब पे बंद है। आर्टिकल 48 पशुपालन एवं कृषि को बढ़ावा सरकार देगी इसके अंतर्गत और दुधारू पशु की हत्या पर रोक लगाएगी। आर्टिकल 48 का को कहता है पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण की अगर हमें रक्षा करना है तो आर्टिकल 48 के क के अंतर्गत करते हैं। यदि सरकार को पर्यावरण की रक्षा करना रहेगा तो आर्टिकल 48 के क के अंतर्गत करती है। साथ ही वन एवं वन जीवों की रक्षा के जितने भी नियम सरकार लाती है वो आर्टिकल 48 के क के अंतर्गत लाती है, तो इससे वन एवं वन जीवों की रक्षा सरकार करती है। आर्टिकल 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व स्मारक की रक्षा, जैसे लाल किला, ताजमहल, दक्षिण भारत में मीनाक्षी मंदिर, बिहार में वहीं शांति स्तूप, नालंदा खंडर हो जाएगा, नालंदा खंडर,
शांति अस्तु। तो आर्टिकल 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व स्मारक की रक्षा, सरकार राष्ट्रीय महत्व स्मारकों की रक्षा करेगी, जैसे लाल किला, ताजमहल, मीनाक्षी मंदिर, नालंदा खंडर, शांति अस्तु। ये सारे चीजें क्या है, राष्ट्र के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसकी रक्षा सरकार करती है। युद्ध के समय में आप सुने होंगे कि ताजमहल के चारों ओर या लाल किला के चारों ओर कड़ी दृष्टि और कड़ी निगरानी रखी गई है। इसी प्रकार हावड़ा ब्रिज ले सकते हैं। सारी चीजें राष्ट्र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इनके इन स्मारकों की रक्षा करना इम्पोर्टेंट है। तो सरकार इसकी रक्षा आर्टिकल 49 के अंतर्गत करेगी। आर्टिकल 50 कहता है न्यायपालिका और कार्यपालिका 50-50 जो कहा गया था, या मिनर्वा मिल्स विवाद में कहा गया था, मिनर्वा मिल्स विवाद। जब यह विवाद हुई तो न्यायपालिका और कार्यपालिका आपस में टकराव हुआ। मिनर्वा मिल विवाद हुआ तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का आपस में टकराव हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसमें नीति निर्देशक तत्व को अधिक वरीयता दी गई, और जब अधिक वरीयता, अधिक महत्व नीति निर्देशक तत्व को दिया गया, इसके बाद मिनर्वा मिल विवाद के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका और न्यायपालिका को 50-50 कहा, इसकी शक्तियों को लगभग बराबर माना। आर्टिकल 51 आर्टिकल 51 में है अंतरराष्ट्रीय शांति। आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है। इसी के अंतर्गत है भारत की नीतियां वसुधैव कुटुंबकम है, वसुधैव कुटुंबकम की बात हम आर्टिकल 51 के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि भारत की विदेशी नीतियां इसी के अंतर्गत काम करती है, क्योंकि हम सभी लोग शांति प्रिय हैं, और अंतरराष्ट्रीय शांति आर्टिकल 51 में कहा गया है। आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 का क, 43 का ख, आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 का क, आर्टिकल 49 और आर्टिकल 50 और 51। तो आर्टिकल 43 में है कुछ दशा में सहायता, कुछ दशा में सहायता, कुछ दशा में सहायता, जैसे वृद्धा पेंशन था, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग को सहायता, दिव्यांग सहायता की बात करता है। आर्टिकल 42 कहता है मनोचित दशा में सहायता, जिसमें प्रसूति सहायता था। आर्टिकल 43 कहता है निर्वाह योग्य वेतन, निर्वाह योग्य वेतन की बात करता है। आर्टिकल 43 का क, आर्टिकल 43 का क कहता है उद्योग प्रबंधक और कामगार के बीच सामंजस्य की बात करता है। आर्टिकल 43 के ख सहकारिता की
बात करता है, कोऑपरेटिव कमेटी की बात करता है, जिसके अंतर्गत अमूल दूध देखे थे। आर्टिकल 44 यूसीसी की बात करता है, जिसमें विवाह, वसीयतनामा और तलाक, इन सब के लिए एक जैसे कानून की बात सारे राज्य में करता है। आर्टिकल 45 कहता है 0 से 14 वर्ष और 6 से 14 वर्ष और 0 से 6 वर्ष 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री स्वास्थ्य, फ्री शिक्षा और नीचे वाले 0 से 6 वर्ष के बच्चों को फ्री स्वास्थ्य। आर्टिकल 46 कहता है SC/ST के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है। आर्टिकल 47 पोषाहार, मद्यपान, नशीली दवाओं पर प्रतिबंध की बात करता है। आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा की बात करता है और दुधारू पशु की हत्या पर रोक, तो पशु हत्या पर रोक की बात करता है। पोषाहार है इसमें और मद्यपान पर रोक की बात करते हैं। आर्टिकल 48 का कहता है वन एवं पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। आर्टिकल 48 को पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व स्मारक की रक्षा की बात करता है। आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका न्यायपालिका 50-50 होगी। और आर्टिकल 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पीस, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है, जिसके अंतर्गत वसुधैव कुटुंबकम की बात हम सभी भारतवासी करते हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया हमारे परिवार है।